नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली। आज जरा एक पल के लिए अपनी जेब में पड़ा एटीएम कार्ड याद कीजिए, अपने गांव या कस्बे की बैंक शाखा याद कीजिए और ये सोचिए कि अगर भारत में एक रात अचानक लिया गया एक फैसला ना हुआ होता तो शायद आज आपका है आपके माता पिता का बैंक खाता भी ना होता। ये कहानी है 19 जुलाई 1969 की आधी रात की, जब इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और भारत की आर्थिक और राजनीतिक दिशा एक साथ बदल गई। लेकिन सवाल ये है कि ये कदम सचमुच गरीबों के लिए था या ये एक जबरदस्त राजनीतिक चाल भी थी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 1960 के दशक का भारत। देश आजाद हो चुका था, संविधान बन चुका था, लेकिन अर्थव्यवस्था अभी भी इलीट क्लब्स के आसपास घूम रही थी। बड़े उद्योगपतियों के अपने निजी बैंक थे, शहरों में चमकदार शाखाएं थीं, लेकिन गांव का किसान बैंक की इमारत को दूर से देख तो सकता था, अंदर प्रवेश करने की उसकी औकात ही नहीं मानी जाती थी। बैंक लोन किसे मिलते थे? वही लोग जो पहले से अमीर थे, जिनके पास जमीनें, कारखाने, कोठियां थीं। बैंकों के बोर्डरूम में कुछ परिवारों के नाम बार बार दिखते थे और देश के करोड़ों गरीब लोगों का नाम कहीं नहीं दिखता था। इसी बीच बार बार कुछ निजी बैंक डूबने लगे। जमाकर्ताओं की लाइफ की कमाई रातों रात डूब जाती थी। आर्थिक असमानता बढ़ रही थी। गांव में पैसा नहीं पहुंच रहा था। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए भी क्रेडिट की जरूरत थी और सरकारी योजनाएं कागजों में फंसकर रह जाती थीं, क्योंकि जिन्हें लोन चाहिए था वो बैंक्स के सिस्टम में थे ही नहीं। ऊपर से ठंडी ठंडी फाइलों और लकड़ी की कुर्सियों पर बैठा ब्यूरोक्रेसी का अहंकार और प्राइवेट बैंकों का रवैया, जैसे ये देश कुछ चुनिंदा लोगों की मिल्कियत हो। दूसरी तरफ राजनीति में भी एक अलग आग सुलग रही थी। कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बंटने के कगार पर थी। एक तरफ थे सिंडिकेट, पुराने कांग्रेसी दिग्गज जो इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया समझते थे, और दूसरी ओर थी खुद इंदिरा, जो अब अपने तरीके से देश को चलाने की ठान चुकी थी। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव ने इस संघर्ष को खुला मैदान दे दिया। इंदिरा ने सिंडिकेट की पसंद नीलम संजीव रेड्डी के बजाय वीवी गिरी को समर्थन दे दिया। पार्टी के भीतर बगावत की चिंगारियां जल उठीं और इंदिरा को समझ आ गया कि अगर उन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि जनता की नेता बनना है तो उन्हें ऐसा कदम उठाना होगा जो सीधे जनता के दिल में जगह बना दे और सिंडिकेट को राजनीतिक रूप से अलग थलग कर दे। अब यहाँ पर अर्थशास्त्र और राजनीति दोनों एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इंदिरा गांधी के सामने कुछ बड़े सवाल थे। पहला, क्या राज्य को आर्थिक संसाधनों पर ज्यादा नियंत्रण लेकर सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? दूसरा, क्या बैंकिंग जैसी संवेदनशील व्यवस्था को कुछ गिने चुने निजी हितों के हवाले छोड़ना सही है? तीसरा, क्या ये वो बड़ा कदम हो सकता है जो उन्हें समाजवादी प्रो पुअर नेता की छवि दे और पार्टी के अंदर के विरोधियों को चौंका दे? 19 जुलाई 1969 की रात राष्ट्रपति भवन में एक ऑर्डिनेंस पर हस्ताक्षर होते हैं, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स ऑर्डिनेंस 1969। और अगली सुबह देश जागता है इस खबर के साथ कि भारत के 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंक अब सरकार के हो गए हैं। उन बैंकों का चयन इस आधार पर किया गया था कि जिनके जमा 50 करोड़ रुपए से ज्यादा थे। इन 14 बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक जैसे नाम शामिल थे। ये वही बैंक थे जो पहले बड़े उद्योग समूहों और शहरी ग्राहकों के लिए काम करते थे, लेकिन अब इन्हें सोशल कंट्रोल के तहत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। बैंकिंग हॉल में बैठे बड़े अधिकारियों के लिए ये एक झटका था, लेकिन इंदिरा गांधी के लिए ये कैलकुलेटेड मूव थी। उन्होंने देश के सामने नारा दिया, गरीबी हटाओ। और मूर्खता यही होती अगर नारा खाली होता, लेकिन उन्होंने इसे एक सिंबॉलिक इकोनॉमिक स्टेप के साथ जोड़ा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। संदेश साफ था, अब बैंक सिर्फ अमीरों के नहीं, गरीबों, किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योगों के भी हैं। अब जरा उस समय के ग्राउंड रियलिटी की तरफ चलते हैं। 1969 से पहले भारत में बैंक शाखाओं का बड़ा हिस्सा शहरों और कस्बों में केंद्रित था। ग्रामीण शाखाएं बहुत कम थीं। किसान साहूकारों के कर्ज में फंसे रहते और लॉक्ड इंटरेस्ट रेट के साथ उनकी पीढ़ियां गिरवी रख दी जाती थीं। बैंक जिन्हें विकास की धुरी होना था, वो कुछ उद्योगपतियों के कैश मशीन बन चुके थे। राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार ने बैंकों को साफ संदेश दिया, अब आपको सोशल बैंकिंग करनी है। लीड बैंक स्कीम, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, रीजनल रूरल बैंक्स, ब्रांच एक्सपेंशन, इन सब का रास्ता यहीं से खुला। अब लक्ष्य ये था कि हर जिले, हर ब्लॉक, हर गरीब इलाके तक बैंक शाखाएं पहुंचाई जाएं।
लेकिन क्या ये सिर्फ आर्थिक सुधार था? नहीं, इंदिरा गांधी ने इस फैसले से एक साथ कई तीर चलाए। पहला, उन्होंने सिंडिकेट के आर्थिक नेटवर्क पर चोट की जो बड़े उद्योगपतियों और प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम से गहराई से जुड़ा हुआ था। दूसरा, उन्होंने युवाओं, छात्रों, वामपंथी बुद्धिजीवियों, ट्रेड यूनियंस और गरीब तबकों के बीच अपनी सोशलिस्ट छवि को मजबूत किया। तीसरा, उन्होंने कांग्रेस के अंदर आइडियोलॉजिकल नैरेटिव बदल दिया। अब कांग्रेस कंसेंसस पार्टी नहीं बल्कि प्रो पुअर, प्रो स्टेट कंट्रोल पार्टी की दिशा में बढ़ रही थी। स्वाभाविक है कि उद्योगपतियों के बीच खलबली मच गई। कुछ ने इसे स्टेट ओवररीच कहा, कुछ ने प्रॉपर्टी राइट्स पर हमला, लेकिन जनता के बीच इसका प्रभाव बिल्कुल अलग था। एक गरीब किसान के लिए ये संदेश बहुत बड़ा था कि अब बैंक में उसके लिए भी जगह बनेगी, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो कोट टाई पहन कर आते हैं। धीरे धीरे बैंकों को निर्देश दिए गए कि कृषि, लघु उद्योग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, एजुकेशन लोन्स, वीकर सेक्शंस को प्राथमिकता दी जाए। नेशनलाइजेशन के बाद के दशकों में आपने देखा कि बैंक शाखाएं तेजी से गांव में खुली, ग्रामीण बचत और फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनने लगी। यूपीएससी के लिए एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1969 में पहली लहर के बाद 1980 में दूसरी लहर आई, जब 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका मतलब ये था कि सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के माध्यम से देश की बैंकिंग एसेट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया। इस मॉडल ने एक तरफ फाइनेंशियल इंक्लूजन को तेज किया, पर दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लोन वेवर्स और एनपीएस जैसी समस्याएं भी पैदा की, जो बाद के दशकों में पब्लिक डिबेट का विषय बनी। अब एक जरूरी सवाल, क्या इंदिरा गांधी ने ये कदम सिर्फ समाजवाद के लिए उठाया था या ये एक जबरदस्त राजनीतिक चाल भी थी? इसका ईमानदार जवाब यही है कि ये दोनों था। ये फैसला जेन्युइनली उस समय की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, कर्ज की असमान पहुंच, प्राइवेट मोनोपोली, रूरल एक्सक्लूजन को एड्रेस करता था, लेकिन साथ ही साथ ये इंदिरा गांधी को एक ऐसी नेता बना देता था जो पुराने पावर सेंटर्स को चुनौती देने की हिम्मत रखती थी। 1969 के बाद कांग्रेस टूट गई, इंदिरा ने अपनी कांग्रेस आर बनाई और अगले चुनाव में गरीबी हटाओ और बैंक राष्ट्रीयकरण जैसे प्रतीकों के सहारे वो जनता के बीच सीधी पहुंच बना पाई। आज जब आप किसी छोटे कस्बे में यूको बैंक, पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा या यूनियन बैंक की शाखा देखते हैं तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उस निर्णय का परिणाम है जो 19 जुलाई 1969 की रात को लिया गया था। ये फैसला परफेक्ट नहीं था, इसके परिणाम मिले जुले थे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एफिशिएंसी की समस्या भी आई, लेकिन अगर आप ये सोचें कि बिना राष्ट्रीयकरण के क्या भारत इतने पैमाने पर जनधन, कृषि कर्ज, शिक्षा ऋण, ग्रामीण शाखाओं और फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ बढ़ पाता, तो सवाल का जवाब इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए यूपीएससी के लिए ये टॉपिक सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक लेंस है जिससे आप इंडियन स्टेट प्लानिंग, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को एक साथ समझते हैं। इंदिरा गांधी ने एक रात में 14 बैंक अपने हाथ में ले लिए, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या उन्होंने सिर्फ बैंकों का मालिक बदला या भारत के पावर स्ट्रक्चर को भी हिला डाला? इस पर आपका विश्लेषण ही आपको एक सीरियस सिविल सर्वेंट बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुनकर इंदिरा गांधी के बैंक राष्ट्रीयकरण के पीछे की राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों की नई समझ मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी यही छोटी सी मदद हमें रोज ऐसे ही गहरे कहानी पर आधारित कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है।